हाय गाइस, वेलकम टू शिवांश लीगल। मैं हूं शिवांश और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 से लेके 19 तक की जो सेक्शंस हैं आईपीसी के, उनके अंदर क्या क्या डिफाइन कर रखा है। जनरल एक्सप्लेनेशन बेसिकली डेफिनेशंस हैं और कुछ टर्म्स की जो सेक्शन नंबर 6 से लेके 52A तक है। 20 से लेके ये आ गए, फिर देन 31 से 52A तक है। देन अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 6 से। सो डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। सो सेक्शन 6 क्या कहता है कि थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन, ये कह रहा है कि एवरी डेफिनेशन मतलब हर डेफिनेशन जो ऑफेंस की है दी गई है पीनल कोड में, और एवरी पीनल प्रोविज़न मतलब जो इस प्रोविज़न जो हर पीनल प्रोविज़न में इसमें इस कोड के अंदर जो है उसमें डिफाइन की गई है। एंड एवरी इलुस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविज़न मतलब हर इलुस्ट्रेशन और पीनल प्रोविज़न के साथ शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द exceptions contained in the chapter entitled जनरल एक्सेप्शन। तो जनरल एक्सेप्शन उन सभी के साथ पढ़ी जाएगी जो चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आती हैं। those exceptions are not repeated in such definition, penal provision, illustration। so अब इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। डेफिनेशंस क्या हैं? बेसिकली कुछ ऑफेंस ऐसे हैं कि जिनकी डेफिनेशंस अलग से बताई गई है कि मर्डर है तो मर्डर की को अलग से डिफाइन किया गया है, देन उसकी पनिशमेंट को अलग से किया गया है। पीनल प्रोविज़न है तो उसको भी अलग से मतलब डिफाइन किया गया है पहले, देन उसके बाद उसको जो है इलुस्ट्रेशन के साथ जो है बताया गया है कि मर्डर है तो मर्डर कैसे हो रहा है, और कल्पेबल होमिसाइड है तो कल्पेबल होमिसाइड क्या माना जाएगा। और पीनल प्रोविज़न पनिशमेंट अलग होगी उसमें। इस कोड के अंदर पहले डिफाइन किया गया है क्राइम को, ऑफेंस को, देन उसके बाद उसके साथ इलुस्ट्रेशन भी ऐड की गई हैं, देन उसके बाद उसकी पनिशमेंट बताई गई है, और फिर उसके बाद आगे फर्दर प्रोविजंस है कि किन किन प्रोविजंस के अंदर क्या क्या सजा जो है वो दी गई है। तो जनरल एक्सेप्शंस उन सभी के साथ जो है रीड की जाएगी, बार बार उसको क्या कहते हैं हर जगह डिफाइन नहीं किया जाएगा। सो यही है डेफिनेशन है जो हर ऑफेंस के साथ पढ़ी जाएगी। सेक्शन 6 यही कहता है। सेक्शन 7 कहता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, मतलब एक बार जो बता दिया उसका मीनिंग वही होगा। एवरी expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation। so meaning ये है कि अगर कोई चीज़ एक्सप्रेशन जो है इसमें एक्सप्लेन और डिफाइन कर दिया गया है तो उसको बस उसी के उस कोड में जो है एक्सप्लेनेशन उसके अकॉर्डिंग वो हर कोड में मतलब वो एक्सप्लेनेशन जो है वो लागू होगी। Then section 8 gender, the pronoun he and its derivative are used of any person whether male or female। मतलब जेंडर अगर हम मान रहे हैं कि ही वर्ड यूज हुआ है कहीं पे, तो कोई भी मेल हो कोई भी फीमेल हो तो हम उसको ही जो वर्ड है वो हम उसके लिए कंसीडर करेंगे, और उसमें मतलब कोई भी छोटे से लेके बड़ा तक कोई भी हो, कोई भी फीमेल हो कोई भी मेल हो उसके अंदर इंक्लूड होगा जेंडर में। जेंडर जहाँ भी आएगा, ही वर्ड जहाँ भी अगर यूज़ हुआ तो उसका मतलब ये समझा जाएगा मेल भी है या फीमेल भी है, ये नहीं समझा जाएगा कि सिर्फ मेल है। ऐसे ही चलेगा आगे। सेक्शन 9 नंबर को डिफाइन करता है अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, वर्ड्स इंपोर्टिंग अ सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूडिंग द सिंगुलर नंबर। अगर मान लो अब ये कहता है नंबर, ये कहता है कि कहीं पे कोई सिंगुलर आया, जैसे आप मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं किसी एक व्यक्ति ने मतलब कोई ऑफेंस किया है, तो अब उसमें बोला गया है कि किसी ने जो है ये ऑफेंस मर्डर किया है। तो अब जिसने ऑफेंस किया है, मान लो सपोज कर लो आप कि किसी एक्स नाम के किसी आदमी ने किया है, तो अब हम यही समझेंगे कि उसके पीछे और भी लोग हो सकते हैं।
तो हम सिंगुलर जो है वो प्लूरल माना जाएगा। और अभी अगर ये कहा जाता है कि प्लूरल मतलब बहुत सारे लोगों ने किया है, तो हम ये भी मान के चलेंगे कि सिंगुलर भी हो सकता है, किसी एक का भी हाथ हो सकता है, सबका ना होकर किसी एक का भी। सो ये होगा सिंगुलर इक्वल्स टू प्लूरल एंड प्लूरल इक्वल्स टू सिंगुलर। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 की, मैन एंड वुमेन। अब जहाँ पे भी वर्ड मैन आ गया तो वो डिनोट करेगा ह्यूमन मेल ह्यूमन बींग को, और उसकी कोई भी उम्र हो सकती है, छोटे बच्चे से लेके कितने भी साल का आदमी हो, उसके वो हो सकता है मैन हो सकता है, मेल ह्यूमन बींग। देन उसके बाद है वुमेन वर्ड, जो वो डिनोट करेगा फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। तो वुमेन वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा तो हम उसके चाहे वो 1 साल की हो, 6 महीने की बच्ची क्यों ना हो, तो हम उसके लिए जो है फीमेल मान के वुमेन मान के चलेंगे उसको। और चाहे वो 100 साल की हो, चाहे 60 साल की हो, तो वो सारी जितनी भी फीमेल ह्यूमन बींग है ऑफ एनी एज, अप टू एनी एज, मतलब कोई कितने भी साल की उम्र हो तो वो वुमेन मानी जाएगी। सेक्शन 10 यही कहता है। देन इसके बाद है सेक्शन 11 पर्सन। पर्सन में क्या इंक्लूड होता है, कोई भी कंपनी हो, एसोसिएशन हो, या फिर बॉडी ऑफ पर्सन्स हो। तो एसोसिएशन के तौर पे आप मान लो बहुत सारे लोगों ने कोई मिलके एक अपनी एसोसिएशन बना ली, पर्सन उसमें पर्सन की डेफिनेशन में वो भी लोग आते हैं जो एसोसिएशन में है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। बहुत सारे लोगों की बॉडी हो गई, किसी एक समुदाय के लोग हो गए, किसी आप मान लो किसी एक कैटेगरी के लोग हो गए, तो वो भी जो है पर्सन माने जाएंगे। पर्सन जहाँ पे भी वर्ड आ गया तो वो पर्सन माने जाएंगे। ये नहीं समझा जाएगा कि सिर्फ एक आदमी है, सारे जितने भी लोग हैं, जितनी भी पब्लिक है, जितने भी बॉडी ऑफ पर्सन्स हैं, या फिर कोई कंपनी है, तो वो भी पर्सन मानी जाएगी। देन इसके बाद है सेक्शन नंबर 12 पब्लिक। पब्लिक क्या है कि पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक, एनी कम्युनिटी। तो इसका मीनिंग ये है कि पब्लिक सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को नहीं माना जाएगा, कि कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे बहुत सारे वकील हों, चाहे बहुत सारे पुलिस वाले हों, चाहे बहुत सारे एक किसी कास्ट के हों, चाहे कोई भी पब्लिक, मतलब एनी कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट के लोग हो सकते हैं, वो पब्लिक की डेफिनेशन में आएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट मतलब कोई जो है गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उनके लिए अपना कोई काम कर रहा है, या उनके द्वारा अपॉइंटेड है, या उनके द्वारा एम्प्लॉयड है, या कंटिन्यूड मतलब उसको रखा गया है तो इंडिया के अंदर। देन जो आदमी है वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगा, ऑफिसर जो है वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट माना जाएगा। अच्छा, अब बीच का जो हमने बात करी 13, 14, 15 एंड 16, ये जो हैं हटा दिए गए हैं। वैसे मैं एक थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो जो 13 था वो था क्वीन से रिलेटेड, वो रिपेल हो गया 1915 में। एंड देन उसके बाद है ब्रिटिश इंडिया 15, सेक्शन 15, वो भी रिपेल हो गया 1937 में। एंड 16 था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी रिपेल हो गया 1937 में। देन अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 17 गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मीनिंग ये है कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है या सेंट्रल की हो सकती है। इंडिया में 2 गवर्नमेंट है, सेंट्रल या स्टेट। स्टेट की अपनी होती है गवर्नमेंट, और सेंट्रल तो पूरे इंडिया पे जिसका राज चलता है। देन इसके बाद है सेक्शन 18 जो है वो इंडिया की बात करता है। इंडिया इंक्लूड्स मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसमें जो है चेंज नहीं किया गया था जम्मू एंड कश्मीर का। बात ये है कि जो सेक्शन अपना 1 है तो वो बात करता है एक्सटेंड ऑफ होल टू इंडिया, मतलब उसमें तो बात की गई है पूरे इंडियन पीनल कोड जो है वो पूरे पे लागू होगा। अब इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसमें स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की सेक्शन 18 में जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड कर रखा है, इंक्लूड नहीं कर रखा। तो इसमें अभी कोई अमेंडमेंट आया नहीं है। मेरे पास जो लेटेस्ट एक्ट है वो 2021 का है, तो इसमें अभी तक वही चल रहा है।
देन इसके बाद बात करते, मतलब ये यही कह रहा है कि टेरिटरी हो, जितने भी इंडिया की टेरिटरी हो वो इंडिया को माना जाएगा, चाहे वो उसकी ज़मीन हो, चाहे उसका वो एयर हो। अगर एयर में भी कोई अगर हवा में भी अगर कोई इंडिया की घुसाता है तो वो इंडिया के अंदर घुसना ही माना जाएगा। ज़मीन से लेके आकाश तक सब इंडिया का माना जाएगा। टेरिटरी जो भी है, जितनी भी टेरिटरी है, जितने बॉर्डर से के अंदर का जितना भी हमारा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब इंडिया का पार्ट है, ये टेरिटरी के अंदर आता है इंडिया की। देन इसकी बात करते हैं सेक्शन 19। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और ये है जज। सो जज अब ये क्या कहता है, द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judge or a judgment which if not appealed against। मतलब जज जो है सिर्फ उसी आदमी को नहीं बोला जाएगा जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया गया है, जिसके पास हाथ में पावर है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग में अपना फैसला सुनाने की, जजमेंट सुनाने की, तो उसको भी जज माना जाएगा। और इसमें ये क्या कहता है कि इफ़ नॉट अपील्ड अगेंस्ट would be definitive or a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive। और मतलब ये है कि जो जजमेंट दी गई है वो डेफिनेटिव होनी चाहिए। एंड हु इज़ वन ऑफ द बॉडी और पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ। जो जजमेंट जो वो पास कर रहा है वो मतलब लागू होनी चाहिए। और वो जो है हु इज़ अ बॉडी ऑफ मतलब लॉ के द्वारा भी जो है वो बाइंडिंग होना चाहिए जजमेंट, तो उस पर्सन को जो है जज माना जाएगा। देन इसके बाद बात करते हैं इलस्ट्रेशंस की। सो अब इसमें 4 इलस्ट्रेशंस हैं। तो पहला कह रहा है कि कलेक्टर जो है वो भी जज माना जाएगा। जो सेक्शन एक्ट है अपना 10 ऑफ 1859 उसके अंदर उसको डिफाइन कर रखा है। तो उसकी एक्सरसाइजिंग जो होगी, जुरिडिक्शन जो होगी, तो वो जो है कलेक्टर की जो होगी वो उसके अंदर डिफाइंड है, वो भी जज माना जाएगा। देन उसके बाद है, हम सी की पहले बात कर लेते हैं। सी ये कह रहा है कि मेंबर ऑफ पंचायत विच हैज़ पावर अंडर द रेगुलेशन 1816 ऑफ द मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स इज अ जज। सो ये कह रहा है कि कोई भी मेंबर है पंचायत का, तो उसको जो है हम जो मद्रास का जो कोड है 1816 का, उसके अकॉर्डिंग जो है अगर उसको पावर दे रखी है तो वो जज समझा जाएगा। देन इसके बाद अब हम मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। तो पहला जो कह रहा है, अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ अ पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट with or without appear is a judge। so इसमें ये कह रहा है कि उसकी मतलब अगर उसके पास कोई फैसला सुनाने की जो है जुरिडिक्शन है, सेंटेंस सुनाने की, फाइन इम्पोज करने की, इम्प्रिजनमेंट देने की जो है जुरिडिक्शन है, तो वो जज समझा जाएगा। चाहे उसका अपीयर होना या ना होना, वो जज ही समझा जाएगा उसको, अगर वो कोई फाइन या इम्प्रिजनमेंट सुनाता है। देन उसके बाद है मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ अ पावर ओनली टू कमिट फॉर अ ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज नॉट अ जज। अब उसको उस मजिस्ट्रेट को वो जज नहीं माना जाएगा जिसके पास सिर्फ चार्ज है दूसरी कोर्ट में पावर को ट्रांसफ़र करने का। मतलब कोई केस है, उसकी फाइल को आगे उसके पास इतनी पावर है कि बस उसको आगे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो जज नहीं समझा जाएगा, उसको हम जज नहीं मानेंगे। सो हमने यहाँ तक कर लिया। देन इसके बाद है कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस की। सेक्शन 20 है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 19 में हमने जज पढ़ा, अब हम बात करें कोर्ट ऑफ जस्टिस की। तो ये क्या बात कर रहा है कि ये बात कर रहा है, कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी। मतलब
जो जज एम्पावर्ड हैं लॉ के द्वारा, या तो खुद या फिर बॉडीज, काफ़ी सारे जजेस मिलकर अगर क्या कहते हैं कोई एक्ट कर रहे हैं जुडिशली, व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली, मतलब फिर वो जजेस और जजेस जो हैं, बॉडी ऑफ जजेस हैं, वो जुडिशली एक्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाएगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि पंचायत को भी जो है मद्रास कोर्ट रेगुलेशन 7/1816 के अकॉर्डिंग जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस माना, पंचायत का अगर कोई डिटरमाइन कर रही है तो वो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाएगा। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, सिंगल बेंच जो होती है तो उसमें जो है एक जज होता है, और जो डिवीज़न बेंच होती है उसमें 2 जजेस होते हैं, एंड जो फुल बेंच होती है उसमें 3 जजेस होते हैं, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है उसमें मोर देन 5, 9 और 11 हो सकते हैं, मोर देन जो 3 होते हैं वो, और इनकी जो है 5, 9, 11 तक हो सकते हैं। तो ये जो है ऑड में होते हैं, इवन में मैंने आपको बताया डिवीज़न बेंच में होते हैं। सो ये था कोर्ट ऑफ जस्टिस। आज हमने सेक्शन 20 तक कवर कर लिया है, बाकी के जो सेक्शंस हैं हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू गाइस।